हेलो गाइस, नमस्कार। फिर से वेलकम है, फिर से स्वागत है आप सभी का। लगातार जारी है हमारा यूट्यूब चैनल सीजी कॉम्पिटिटर्स और आप देख रहे हैं इकोलॉजी इन्वायरमेंट की क्लासेस। एमसीक्यू का सिलसिला हम जारी रखेंगे और चलेंगे पॉल्यूशन पर। पॉल्यूशन हम पढ़ चुके हैं, प्रदूषण पढ़ चुके हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन, और उससे संबंधित हम क्या देखेंगे, एमसीक्यूज देखेंगे, ठीक है। इसको मैं कर लेता हूँ इन्वायरमेंट पॉल्यूशन। पॉल्यूशन से अच्छा इन्वायरमेंट पॉल्यूशन, ठीक है। इसको थोड़ा एडिट कर लेता हूँ। चलिए अब ठीक है, बेस रहेगा एमसीक्यू हमारा इन्वायरमेंट पॉल्यूशन पर, पर्यावरण प्रदूषण, ठीक है। तो उस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए फिर देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास को। और आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्या लिखा है भाई, पढ़िए। लिखा है, जल प्रदूषण को मापने हेतु निम्नलिखित में से किसकी जांच की जाती है? कौन सी जांच की जाती है? ठीक है, जल प्रदूषण को मापने के लिए किसकी जांच की जाती है? ठीक है, कौन सी जांच की जाती है? किसकी मतलब कौन सी जांच की जाती है? ऑप्शन है बायोमेडिकल ऑक्सीजन डिमांड, दूसरा है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोमैकेनिकल ऑक्सीजन डिमांड, या डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हम जानते हैं जल प्रदूषण हम पढ़ चुके हैं। प्रदूषण में बहुत सारे प्रदूषण पढ़े हैं। जल प्रदूषण पढ़े, वायु प्रदूषण पढ़े हैं, मृदा प्रदूषण पढ़े हैं, प्लास्टिक प्रदूषण पढ़े हैं, ठीक है। उनमें से अगर हम बात करें जल प्रदूषण की और जल प्रदूषण की चेक करने के लिए, उसको जांच करने के लिए, ठीक है, जांच करने के लिए क्या करते हैं हम? बीओडी लेवल हम चेक करते हैं। क्या करते हैं? बीओडी लेवल चेक करते हैं। और बीओडी लेवल कहने का मतलब क्या है भाई? बी फॉर बायोकेमिकल, ठीक है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बीओडी का मतलब है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, और इसमें हम ऑक्सीजन की मात्रा पर बात करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन की मात्रा को मापते हैं कि जल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। कमी है तो हम बोलते हैं वो प्रदूषण है, जल प्रदूषित है। अगर अत्यधिक है तो कहने का मतलब जल स्वच्छ है। तो हम क्या मापते हैं? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की माप की जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं। आंसर नंबर कौन सा है भाई? सी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। ये दिख नहीं रहा है, एक मिनट, इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा लाइट कलर, और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड रेड कलर ठीक रहेगा। नहीं, वही कलर ठीक है, येलो ही ठीक था। चलिए ठीक है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें पूछा गया है कि जो डीडीटी है, डीडीटी होता है, ठीक है। देखिए, डीडीटी एक प्रकार का ऐसे दवाई है कीटनाशक को छिड़काव करने के लिए, और भारत में सबसे खतरनाक ये कीटनाशक दवाई है, ठीक है। और पूछा गया है ये प्रतिजैविक है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, जैव अपघटित प्रदूषक है। ऑप्शन सी, अजीव अपघटित प्रदूषक है, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो याद रखिए ये क्या है? अजीव, जिसमें जीव नहीं है, ठीक है। अजीव अपघटित क्या है?
जिसका अपघटन नहीं होता, ऐसे प्रदूषक क्या कहते हैं उसको, DDT कहते हैं, जो बहुत खतरनाक है। क्या है? बहुत खतरनाक है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सूर्य के आने वाली हानिकारक किरणें जो यूवी किरणें हैं, पराबैंगनी किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, से होता है किस प्रकार की बीमारी होती है? त्वचा का कैंसर हो जाता है, सॉरी फेफड़े का कैंसर हो जाता है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी मुख का कैंसर, ऑप्शन सी त्वचा का कैंसर, ऑप्शन डी यकृत का कैंसर। ठीक है, तो सूर्य के प्रकाश ज़्यादातर इफेक्ट करता है वो क्या है? त्वचा के कैंसर का। क्या है? स्किन कैंसर। तो ये याद रखिए, सूर्य का प्रकाश से आने वाली जो यूवी किरणें हैं, हालांकि हमें वो विटामिन डी प्रोवाइड करता है, लगभग 10-11 बजे मॉर्निंग तक ये विटामिन डी प्रोवाइड करता है, लेकिन इससे वाली जो किरणें हैं, पराबैंगनी किरणें हैं, ठीक है, वो त्वचा का कैंसर का कारण बनता है। और इसको रोकने के लिए आप जानते हैं ओजोन परत है। ठीक है, हमारे वायुमंडल में परतें हैं, 5 परतें हैं, शोभ मंडल, शताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल। उसमें से जो क्षोभ मंडल में कम मात्रा में और समताप मंडल में लगभग 95 मात्रा में, समताप मंडल में आपको क्या देखते हैं? ओजोन परत। और वही इस अल्ट्रावायलेट किरणें को रोकने का कार्य करते हैं। लेकिन वो भी कुछ गैसों के कारण, जैसे CFC गैस है, मीथेन गैस है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऐसे गैसों के कारण प्रदूषित हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहा तो अंततः क्या हो जाएगा? जल चक्र बंद हो जाएगा, वर्षा रुक जाएगी, जल पादपों के लिए ऑक्सीजन के अणु अपर्याप्त हो जाएंगे, यह पादपों के लिए नाइट्रेट अपर्याप्त हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या है? जल पादपों के लिए ऑक्सीजन की अणु अपर्याप्त हो जाएगी, ये याद रखिए। 4 क्वेश्चन हो गए, 5वां क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन। चलिए आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है। नदियों के जल है, अगर वो जल प्रदूषित है तो उसकी माप के लिए क्या की जाती है? क्लोरीन की घुली हुई मात्रा हम चेक करते हैं, O3 की घुली मात्रा चेक करते हैं, O3 कहने का मतलब ओजोन है, नाइट्रोजन की घुली मात्रा चेक करते हैं, या फिर डी ऑप्शन ऑक्सीजन की घुली मात्रा चेक करते हैं। तो हमने बात की थी बायोकेमिकल जो है ऑक्सीजन डिमांड की, इससे ऑक्सीजन की मात्रा चेक करते हैं और जिससे पता चलता है ये जल शुद्ध हो गया कि अशुद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, बी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सी डी सल्फर डाइऑक्साइड। तो इनमें से कौन सी गैस है जो वायु को प्रदूषित नहीं करती? ठीक है, तो याद रखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है वायु को प्रदूषित नहीं करती। ठीक है, वायुमंडल में रहने से ये वैश्विक ताप का हालांकि कारण बनता है, हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, वैश्विक ताप कहने का मतलब है ग्लोबल वार्मिंग। जब प्रकाश की किरणें, सूर्य प्रकाश की किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं तो वापस जाने के बजाय, इसकी किरणें शाम के समय वापस जाने के बजाय ये कार्बन डाइऑक्साइड इसको अवशोषित कर लेता है, और अवशोषित करता है तो इसी को हम क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस प्रभाव। लेकिन जब बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होता है और ये बहुत ज़्यादा अवशोषित करते हैं किरणों को, और इसके कारण हमारा जो पृथ्वी है पूरी तरह से गर्म हो जाता है, अत्यधिक गर्म हो जाता है। इस स्थिति को हम कहते थे ग्लोबल वार्मिंग। इस स्थिति को हमने क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक ताप। तो वैश्विक ताप का सबसे बड़ा कारण है कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन प्रदूषण का कारण नहीं है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ पेड़ पौधे पत्तियां ये करते हैं अपने खाना बनाने के लिए। ठीक है, ऑक्सीजन को बाहर भेज देते हैं और कार्बन को अपने अंदर संभाल के रखते हैं ऐसे पेड़ पौधे। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषण का कारण नहीं है, और हालांकि ये वैश्विक ताप के जो है मुख्य कारण है।
प्रकाश रसायन स्मोक इस आम क्रिया का परिणाम है। ठीक है, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, ऑप्शन ए, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन तथा परऑक्साइड एसिटिक नाइट्रेट। शाम के समय नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड की उच्च सांद्रता। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन तथा परऑक्साइड एसिड का एसिटिक नाइट्रेट। या डी ऑप्शन है लघु ताप पर कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर है कौन सा? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ओजोन तथा परऑक्साइड एसिटिक नाइट्रेट। चलिए, उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 8वें नंबर का। क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है। कहने का मतलब है वाहन से निकलने वाले जो धुएं हैं, जैसे कार है, ऑटो है, बाइक है, इत्यादि इत्यादि जो वाहन है, ट्रक वगैरह है, इनसे निकलने वाले धुओं में कौन से प्रदूषण इनमें से उपस्थित नहीं रहता, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है हाइड्रोजन, बी है कार्बन मोनोऑक्साइड, सी है नाइट्रोजन का ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और डी है सल्फर डाइऑक्साइड। तो इनमें से कौन है भाई? इनमें से हाइड्रोजन जो है वो प्रदूषण का भाग नहीं है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती? ऊर्जा के रूप कहने का मतलब, ठीक है, कोयला, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी परमाणु, ऑप्शन सी पेट्रोल, ऑप्शन डी सौर ऊर्जा। देखिए, जो कोयला है, परमाणु है, पेट्रोल है, ये कार्बन की चैनें होती हैं। याद रखिए, ऑप्शन ए, बी, सी, ये कार्बन के लंबी लंबी कतार की चैनें होती हैं जो पृथ्वी पर दबी रहती है, और पृथ्वी से जब बाहर निकलते हैं तो यही कार्बन समस्या उत्पन्न करती है प्रदूषण की, प्रदूषक बनते हैं। जब कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, और इस प्रकार से ये प्रदूषण फैलाते हैं। ठीक है, तो ऊपर पट्टी पर अंदर रहने पर ऐसे कार्बन के चैन तो प्रदूषित नहीं करेंगे वायुमंडल को, ठीक है, लेकिन जो है बाद में जब आएंगे ऊपर, ठीक है, पृथ्वी पर, तो प्रदूषित करते हैं। लेकिन सौर ऊर्जा जो है, सूर्य का जो प्रकाश है, उससे कोई प्रदूषण नहीं फैलता। ठीक है, आप जानते हैं सौर ऊर्जा से बहुत सारी चीज़ें आप आजकल तो, ठीक है, बोर चला रहे हैं, पंप चला रहे हैं, मशीनें चला रही है। ठीक है, घर घर में सौर ऊर्जा लगी है, कई फैक्ट्री में सौर ऊर्जा लगी है, सरकारी जितने भी लगभग संस्थाएं वहाँ सौर ऊर्जा लगी हुई है। तो ये सौर ऊर्जा, ठीक है, जो प्रदूषित नहीं करती वायुमंडल को, पर्यावरण को। तो ये क्या है? सौर ऊर्जा, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? अधिकतम बोला है, ध्वनि प्रदूषण। तो ध्वनि प्रदूषण हम पढ़ चुके हैं। ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत हम जानते हैं कि अगर वो 60 से 70 डीबी के आसपास रहे, डीबी मतलब क्या होता है? इकाई होता है, डेसिबल होता है। ध्वनि को माप किससे मापते हैं भाई? डीबी से मापते हैं, डेसिबल से मापते हैं, बेल से भी मापते हैं। बेल नामक वैज्ञानिक ने क्रिएट किया था ये जो है इस ध्वनि प्रदूषण को बताया था, इसलिए बेल भी इसका यूनिट है। लेकिन खासकर इसको डीबी से हम मापते हैं, डेसिबल से। और 60 से 70 डेसिबल के आसपास हम जो है हमें लगता है कि ये नॉर्मल है। नॉर्मल नहीं कहने का मतलब हम उसको बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन जैसे 60-70 डेसिबल के ऊपर आप जाएंगे, जैसे डीजे की आवाज़ है 90 के आसपास, 80-90 डेसिबल के आसपास बजता है, तो वो कानों के लिए जो कर्कश पैदा करता है, कानों के लिए नुकसानदायक है। तो पूछा गया निम्नलिखित में से कौन से ज़्यादा कारक है? ठीक है, तो भारी ट्रक यातायान का जो है डेसिबल अगर बात करें तो 80-90 के आसपास, निर्वाहन सभाओं में भी 90-100 के आसपास, पॉप गीत में भी 75-80 डेसिबल।
जेट विमान में लगभग 120 डेसिबल का जो है वो होता है। जेट विमान जब चलती है, ठीक है, तो इनकी जो मापन जब हम करते हैं डीबी से, तो उसका कितना रहता है, लगभग 120 डेसिबल, जो सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक वायु ध्वनि प्रदूषण तो सभी करते हैं, ऐसा नहीं, ध्वनि प्रदूषण को इसमें से लगभग सभी करते हैं, लेकिन सबसे अधिक मात्रा में पूछा गया तो जेट जो विमान है, जेट उड़ान है, वो लगभग 120 डेसिबल के आसपास देखने को मिलता है। तो ये अत्यधिक हुई ना भाई, जाहिर सी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नागपुर, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी दिल्ली। तो याद रखिए, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ है? नागपुर में स्थित है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं, कहने का मतलब मानव द्वारा, ठीक है, पर्यावरण को किस प्रकार से प्रदूषित करता है उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए क्या लिखा है, पीड़ाहारी, ऑप्शन बी परजैविक, ऑप्शन सी प्रतिजैविक, ऑप्शन डी ह्यूमेनी। ठीक है, तो ये मानव जनित अगर हम पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं तो उसको हम कहते हैं परजैविक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, पूछा है कि वैश्विक ताप के फलस्वरूप हो सकता है। ऑप्शन ए समुद्र तल में वृद्धि हो जाएगी, फसल के स्वरूप में परिवर्तन हो जाएगा, तट रेखा में परिवर्तन हो जाएगा, ये सभी। याद रखिए, वैश्विक ताप कहने का मतलब है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग कहने का मतलब है कि पृथ्वी का बहुत अत्यधिक मात्रा में तप जाना, पृथ्वी गर्म हो जाना। और पृथ्वी गर्म होगी तो मैं बताया था, पृथ्वी गर्म होने पर ग्लेशियर्स पिघल जाएगी, बर्फ पिघल जाएगा, और बर्फ पानी का रूप ले लेगा, बाढ़ का रूप ले लेगा, और जब बाढ़ का रूप ले लेगा तो समुद्र नदी जलमग्न हो जाएंगे, फसल बर्बाद हो जाएंगी, तट रेखा, ठीक है, रेखाओं पर बाढ़ आ जाएगी, शहर डूबने लगेगा, इत्यादि इत्यादि इनके एक प्रभाव है वैश्विक ताप से। तो ये लगभग क्या है, सभी आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में जिस ओजोन क्षेत्र का पता लगाया गया है वो कहाँ स्थित है? ओजोन छिद्र का जहां पर पता लगाया गया है वो कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए आर्कटिक महासागर के ऊपर, अंटार्कटिका के ऊपर, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी भारत के ऊपर, ऑप्शन डी अलास्का के ऊपर। तो इसका आंसर क्या होगा? अंटार्कटिका के ऊपर। ठीक है, ओजोन परत का छिद्र का पता कहाँ लगाया है भाई? ठीक है, और हम जानते हैं कौन से नंबर का है, 14 नंबर का क्वेश्चन है। कौन से नंबर का? 14 नंबर। ओजोन परत क्या है ये हम जानते हैं, पृथ्वी है, और पृथ्वी के चारों तरफ क्या पाए जाते हैं? लेयर्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं भाई? लेयर्स पाए जाते हैं, जिसको हम अलग अलग नामों से जानते हैं। ठीक है, अलग अलग नामों से जानते हैं। क्षोभ मंडल क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं, समताप मंडल कहते हैं, समताप मंडल कहते हैं। सॉरी, ये पृथ्वी के, ये है क्षोभ मंडल, यहाँ है समताप मंडल, ये है आपका मध्य मंडल, ये है आपका आयन मंडल, एक और रहता है उसको हम कहते हैं बाह्य मंडल। 5 मंडल हैं। इसमें से जो समताप मंडल है, उसी समताप मंडल में क्या पाए जाते हैं? उसी समताप मंडल में क्या देखने को मिलता है आपको? O3 मिलता है, ओजोन। और ओजोन क्या करता है आप जानते हैं? सूर्य के प्रकाश से आने वाली जो यूवी किरणें हैं, यूवी किरणों को रोकता है, पृथ्वी पर आने से रोकता है, और हमें कैंसर आदि से बचाता है। ठीक है, तो ये है आपके क्या है, O3 या ओजोन की बातें। अब पूछा क्या गया है कि कहाँ पर छिद्र है। देखिए, ओजोन परत की हम बातें करते हैं तो चादर जैसे लपेटी हुई है,
ओजोन परत हमारे पृथ्वी में, अगर ये पृथ्वी है, मान के चलिए ये पृथ्वी है, ठीक है, और पृथ्वी के चारों तरफ हम लेयर्स को अगर हटा देते हैं, मान के चलिए फिलहाल अभी लेयर्स की बात नहीं करते हैं, तो ये है आपका O3, क्या है, ओजोन लेयर, O3 लेयर, ठीक है, क्या है, O3 लेयर। और इसी O3 लेयर में जो ध्रुव पर, ठीक है, पृथ्वी के ध्रुव पर यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर छिद्र हो रहा है। छिद्र कहने का मतलब है ये पतला हो गया है, ठीक है, छिद्र बोलना ठीक नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो क्या है, वो लेयर्स है। ऑक्सीजन O3, ऑक्सीजन प्लस एक और ऑक्सीजन जुड़ेगा, O3 का लेयर है, जो इसी सूर्य के प्रकाश से आने वाली किरणें से ही बनता है, ठीक है, सूर्य के प्रकाश से आने वाली किरणें से बनता है। जो यूवी किरणें होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, यूवी किरणें ए, यूवी किरणें बी और यूवी किरणें सी। तो यूवी किरणें सी के द्वारा ही इस ओजोन परत का निर्माण देखने को मिलता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। और जो ध्रुव पर यहाँ पर क्या हो रहा है, पतला हो रहा है थोड़ा से, और इसका पता लगाया था किसने, ब्रिटिश के कुछ वैज्ञानिकों ने, ब्रिटिश टीम ने पता लगाया था, ब्रिटेन की टीम ने पता लगाया था। इनमें से एक वैज्ञानिक का भी नाम है डॉप्सन। क्या नाम है, डॉप्सन। और इसीलिए इस O3 लेयर की जो सांद्रता है, O3 लेयर की जो सांद्रता है, इसको नापने के लिए, इसको मापने के लिए जो इकाई है इसी को हम कहते हैं डॉप्सन, ठीक है, डॉप्सन कहते हैं इसको, इस इकाई को, ठीक है, क्या कहते हैं, डॉप्सन। ये O3 लेयर की मापन करती हैं। तो ये वाला जो स्थान है वो कौन से स्थान है, ये है अंटार्कटिका के ऊपर के जो स्थान है, जहाँ पर ये छिद्र होने लगा है, पतले होने लगा, छिद्र कहने का मतलब पतले होने लगे हैं, ठीक है। चलिए, तो O3 को अगर नुकसान होगा तो हमें नुकसान होगा, क्योंकि आने वाली जो यूवी किरणें हैं, पराबैंगनी किरणें हैं, उसको वो रोकता है, अल्ट्रावायलेट किरणें को रोकता है। अगर ऐसा नहीं होगा, नहीं रोकेगा, तो हमें मोतियाबिंद, त्वचा का कैंसर आदि बीमारी हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, ये 14 नंबर के क्वेश्चन हो गए। 15 नंबर के क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है, ठीक है, कौन सी गैस वैश्विक उष्णता कहने का मतलब है एक प्रकार का गर्म हो जाना, उष्ण कहने का मतलब गर्म हो जाना, कहने का मतलब वैश्विक ताप है एक प्रकार का। तो केवल ऑक्सीजन, बी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, सी कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, या फिर डी केवल मीथेन। सबसे ज़्यादा देखिए, सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करता है, लगभग 60% उत्तरदायित्व वैश्विक ताप के लिए या वैश्विक उष्णता के लिए 60 से 65% जो है उत्तरदायी कार्बन डाइऑक्साइड है। कुछ मात्रा में 10 से 12% मीथेन है, फिर 4% 6% अन्य गैस है, और बहुत सारे गैस हैं जो वैश्विक ताप के लिए उत्तरदायी था, लेकिन सबसे ज़्यादा उत्तरदायी कार्बन डाइऑक्साइड है, और उसके बाद जो है मीथेन है, ठीक है। तो ये याद रखिए। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है, ऑप्शन ए कॉस्मिक किरणें को, ऑप्शन बी इंफ्रारेड किरणें को, ऑप्शन सी अल्ट्रावायलेट किरणें को, ऑप्शन डी ये सभी किरणें को। तो अभी जस्ट मैंने बताया यूवी किरणों को अवशोषित करती है और हमें चर्म रोग, मोतियाबिंद जैसे बीमारी से बचाती है, ठीक है। O3 तो कौन सा है, अल्ट्रावायलेट किरणें, यूवी किरणें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए इस क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तेजाब वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषक के से होती है। तेजाब प्रदूषक, ठीक, तेजाब वर्षा कहने का मतलब तेजाब वर्षा अम्ल वर्षा है, तेजाब वर्षा कहने का मतलब है अम्ल वर्षा, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन है, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन, ऑप्शन सी ओजोन एवं कार्बन डाइऑक्साइड, और नाइट्रेट ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड।
तो सबसे प्रमुख कारण क्या है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, सल्फर के ऑक्साइड है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सारे क्या है, अम्ल वर्षा के कारक हैं। जैसे H2SO4 देखते हैं, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, NaSO3 जो है नाइट्रिक अम्ल, ये बना देते हैं और ये बादलों पर जाते हैं। ये खासकर फैक्ट्री वगैरह से निकले हैं ऐसे गैसें जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, सल्फर के ऑक्साइड है, ये खासकर फैक्ट्रियों से निकलने वाली धुएं हैं जो बादलों पर जाते हैं और जब वर्षा होती है, ठीक है, बूंदे के रूप में, तो ये पानी से, जल से क्रिया कर लेते हैं और जब से जल से क्रिया करते हैं तब क्या होता है भाई, तब जब नीचे आते हैं तो वो क्रिया करके क्या बना लेता है, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेते हैं और वो बाद में किसका कारण बनता है, यही कहलाता है अम्ल वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि हरित गृह प्रभाव या जिसको हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, इसका अर्थ क्या है। तो ऑप्शन ए है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान के बढ़ने को हम ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं, या बढ़े हुए तापमान में सब्जियों तथा फूलों का उत्पादन ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है, या शीशे के मकान में खाद्यान्न उत्पादन का जो है खाद्यान्न फसलों का उत्पादन ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है, या इनमें से कोई भी नहीं। तो याद रखिए हम बात किए थे, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। हमने बात की थी भाई ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है कि पृथ्वी की हम बातें करें, ठीक है, और पृथ्वी के वायुमंडल में बहुत सारे गैसें पाई जाती हैं। जब सूर्य प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है, ठीक है, और जब शाम के समय इनके दीर्घ तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश के विकिरण वापस जाना चाहते हैं तो वापस नहीं जा सकते। किसके कारण से, यहाँ उपस्थित खासकर कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, आपके जो है मीथेन है, आपके जो है हेलोजन गैस है, आपके जो है सल्फर के जो है ऑक्साइड है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड आदि जो गैसें हैं, ठीक है, खासकर सबसे ज़्यादा मात्रा में 60 से 65% तक उत्तरदायित्व जैसे कि मैंने कहा कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसके कारण से ये कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें इसी विकिरण को अवशोषित कर लेते हैं और अवशोषित करके पृथ्वी का गर्म कर देते हैं और जिसके कारण से हमारा पृथ्वी गर्म हो जाता है और इसी को हम क्या कहते हैं भाई, इसी को कहते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। ठीक है, आप लोग सोचेंगे ये जो थर्ड ऑप्शन है शीशे के मकान में खाद्यान्न को उत्पादन, तो ये जो लॉजिक है यहीं से आया है, हालांकि ठीक है जैसे कि मैंने बताया, लेकिन इसको नहीं कहते। ये लॉजिक यहीं से आया है कि जो आपके यूरोपियन देश है, जो ठंडी देश है, वो ठंडी देश वाले क्या करते थे, क्रॉप्स को लगाने के लिए, क्योंकि ठंडी प्रदेश है और ठंडी देश में ऐसे इलाकों में ऐसे जहाँ पर ठंडी पड़ती है, ठीक है, लेकिन फसलों के लिए क्या चाहिए, फसलों के लिए क्या चाहिए, गर्म चाहिए। और गर्म करने का एक उपाय है कि सूर्य के प्रकाश जब, ठीक है, ऐसे कांच वाले ग्लास वाले ढके वाले ग्लास वाले जो है पोर्शन पर पड़े तो ये गर्म हो और ये कार्बन डाइऑक्साइड की तरह काम करे, ठीक है, इनके विकिरण को वापस न जाने दे, अवशोषित करे और यहाँ के जो फसलें हैं उसको गर्म करके रखे ताकि पैदावार अच्छी हो। ठीक है, तो भाई जाहिर सी बात है, अगर कोई फसल उत्पादन कर रहा है तो बोलते हैं ना कि पानी गिर गया तो चलो हो गया, लेकिन उसके लिए धूप भी चाहिए, प्रॉपर जो है ताप चाहिए, धूप चाहिए, पानी के साथ धूप। जहाँ वर्षा अधिक हो वहाँ अगर वहाँ ताप अधिक हो तो फसलों का उत्पादन अत्यधिक होता है, फसल अधिक होते हैं। लेकिन यहाँ ठंडी प्रदेश है, ठंडी देश है, यूरोपियन जो देश है वहाँ पर ठंडी देश है, तो इसके लिए ऐसी जो है प्रक्रिया अपनाई जाती है। चूँकि ये हाउस नुमा संरचना बनाया जाता है और बाहर से देखने पर ग्रीन दिखाई देता है और पत्तों के कारण, अरे भाई सब्जी फसलों का कलर ग्रीन होता है तो ग्रीन दिखाई देता है, तो इसलिए जो इफेक्ट पड़ता है इसको हम कहते हैं ग्रीन हाउस। और ये जो कॉन्सेप्ट है यहीं से स्थापित किया गया है
और इसको कहा गया है ऐसी चीज़ को ग्रीन हाउस प्रभाव। ये पृथ्वी पर होने वाली जो ये प्रक्रिया है इसी को हम ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। कॉन्सेप्ट हालांकि लाया गया है कहाँ से, यहीं से लाया गया है। ठीक है, चलिए तो आपको ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ब्राउन एयर, ठीक है, तो ये शब्द किसके लिए यूज होता है? चलिए, ऑप्शन ए अम्लीय धुआं को ब्राउन एयर कहते हैं, प्रकाश के रासायनिक धुआं को ब्राउन एयर कहते हैं, औद्योगिक धुआं को कहते हैं सल्फर धुआं। तो याद रखिए, रासायनिक प्रकाश रासायनिक धुआं को हम क्या कहते हैं? ब्राउन एयर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीव निम्नकरण है? ठीक है, कौन सा जीव, ठीक है, निम्न जैव निम्नकरण है, याद रखिए। ऑप्शन ए काजल, बी डीडीटी, सी एल्यूमिनियम, डी प्लास्टिक। तो इसका आंसर क्या होगा? काजल। 21 वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेतक कौन सा कहलाता है? ऑप्शन ए फर्न और साइकस, ऑप्शन बी हरे शैवाल और लीवरवत, ऑप्शन सी लाइकेन और मोम, ऑप्शन डी नीम और समुद्र खोल। तो इसका सही आंसर है क्या है? लाइकेन और मोम, जो वायु प्रदूषक का क्या कहलाता है? संकेतक कहलाता है। जब मैं पढ़ाया था तो सबसे पहले ही मैं बताया था, लाइकेन एक प्रकार का जो है, ठीक है, ऐसे पत्ती होते हैं, ऐसे जो पौधे होते हैं, उसका यूज वायु प्रदूषण के संकेतक के लिए किया जाता है, ये मैंने पढ़ाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषक जो मानसिक रोग पैदा करते हैं कहलाता है? ठीक है, कौन से प्रदूषक मानसिक रोग पैदा करते हैं? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, लेड या जिसको कहते हैं पीबी, ठीक है, शीशा या जिसको कहते हैं, और एचजी क्या कहते हैं? मरकरी। तो जो लेड है, जो एचजी है, सॉरी जो पीबी है, वो क्या करते हैं? मानसिक रोग पैदा करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक है क्योंकि ये ऑक्सीजन से संयोग करते हैं, ठीक है। बी ग्लाइकोलिसिस का संदमन करते हैं, सी तंत्रिकाओं को निष्क्रिय करते हैं, हीमोग्लोबिन से संयोग करते हैं। याद रखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ठीक है, क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड जो CO है, वो CO क्या करता है भाई? कार्बन मोनोऑक्साइड जो CO है वो Hb के साथ घुलकर क्या रक्त का, ठीक है, रक्त में घुल जाता है और रक्त के प्रवाह को कमजोर बना देता है, रक्त के फ्लो को कमजोर बना देता है, ठीक है। ये ऐसे प्रदूषक है जब हमारे शरीर में पहुंचते हैं, हमारे जो है हमारे शरीर में, तो रक्त में जो हीमोग्लोबिन है, और हीमोग्लोबिन का क्या काम है? Hb का क्या काम है भाई? कि ऑक्सीजन का परिवहन करना। हम जानते हैं, बायोलॉजी में पढ़े होंगे कि हीमोग्लोबिन या Hb का कार्य है कि रक्त में, ब्लड में जो है ऑक्सीजन का परिवहन करता है, और ये जब घुलता कार्बन मोनोऑक्साइड जब यहाँ पर आ जाएगा तो रक्त के जो परिवहन है उनको कमजोर बना देता है, ठीक है। और ऐसी स्थिति में, ठीक है, इंसान की मृत्यु भी हो सकती है क्योंकि रक्त का परिवहन बहुत जरूरी है, ब्लड का फ्लो होना बहुत जरूरी है। अगर ब्लड फ्लो नहीं हो रहा प्रॉपरली, ठीक है, कहीं अकड़न सी हो जाएगी, कहीं आपको लकवा का शिकायत हो जाएगा, ऑन द स्पॉट डेथ भी हो जाएगी जब ब्लड का फ्लो नहीं होगा। तो जिम्मेदार कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड, जो, ठीक है, ब्लड के फ्लो को कमजोर बना देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य वायु प्रदूषक निम्नलिखित में से कौन से है? ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन ऑक्साइड, डी गंधक। तो मुख्य कौन है भाई? कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? मुख्य वायु प्रदूषक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बड़े बड़े शहरें होते हैं, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन जैसे शहर होते हैं, जैसे मुंबई है, कोलकाता है, ऐसे नगर होते हैं, ऐसे शहरों में प्रमुख वायु प्रदूषक होते हैं,
कार्बन जो है कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन सी शैवाली जीवाणु, ऑप्शन डी ओजोन। तो याद रखिए कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ये क्या होते हैं, ये ऐसे शहरों में वायु प्रदूषण के कारण, क्योंकि ये जो बहुत ज़्यादा वाहन चलते हैं, ठीक है, मोटर कार चलती हैं, तो इनसे ज़्यादातर आपको देखने को मिलता है। निम्न में से कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं है? वायुमंडलीय प्रदूषक कौन सा नहीं है आपको बताना है। ऑप्शन ए हाइड्रोकार्बन, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी कार्बन डाइऑक्साइड या डी सल्फर डाइऑक्साइड। तो मैंने कहा कार्बन डाइऑक्साइड, हालांकि ये वैश्विक ताप का बहुत बड़ा कारण है, ठीक है, उष्णता का, वैश्विक ताप का, ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारक यही है कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन प्रदूषक का कारण नहीं है। हरित गृह प्रभाव या जिसे कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, इस हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाने वाली जो गैसें हैं, इनमें से कौन से सीरीज के गैसें जो है हरित गृह गैसें कहलाती हैं या ग्रीन हाउस गैसेस कहलाती हैं? तो आपके ऑप्शन है ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, अमोनिया, ठीक है। ऑप्शन बी है CFC या जिसके कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, अमोनिया, फिर नाइट्रोजन, फिर CH4 मीथेन, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर अमोनिया, फिर डी है आपका CFC गैस, ठीक है, जिसको हम कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जो है आपका मीथेन, फिर उसके बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इनमें से कौन सी सीरीज है जो हरित गृह जो प्रभाव है वो गैसें कहलाती हैं, ठीक है? तो आपके जो CFC गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, आपकी जो मीथेन है, आपके जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये सारी गैसें क्या कहलाती हैं, जो है क्या कहलाती हैं, हरित गृह प्रभाव। CFC गैस है, जैसे CFC गैस आप जानते हैं कार्बन फ्लोर जो है सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर CFC गैसें हैं। CFC गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो रेफ्रिजरेटर, जैसे कहने का मतलब फ्रिज है, AC है, फोम है आदि से निकलते हैं, तो सबसे खतरनाक है, ठीक है, ये सारी गैसें जो ग्रीन हाउस इफेक्ट डालते हैं, ऐसे गैस को हम कहते हैं। पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन 28, कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान देती है? फ्रियोन, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन या CFC जिसको बोलते हैं। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ सबसे ज़्यादा ये क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। तो हरित गृह प्रभाव के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार यही है, 60 से 65%। हालांकि ये वायु प्रदूषण नहीं फैलाते, ठीक है, प्रदूषण नहीं फैलाएंगे, लेकिन इसके लिए ये जिम्मेदार है। जो मेट्रोपॉलिटन शहर है प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन शहर मतलब जैसे मैंने क्या कहा, जो है दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, ऐसे बड़े बड़े शहर हैं, उनमें जो प्रदूषण फैले उसका सबसे बड़ा स्रोत क्या है? रेडियोधर्मी पादप, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी स्वचालित वाहन, ऑप्शन सी उद्योग, ऑप्शन डी कीटनाशक। तो याद रखिए जो स्वचालित वाहन है, कार है, बहुत सारी कार चलती हैं, ठीक है, आपके ऑटो चलते हैं, बाइक चलते हैं, आपके ट्रक चलते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे जो बड़े बड़े जो हैं शहरों में जो स्वचालित वाहन है, उस वाहन के लिए कारण बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैलता है, ये चीज़ें याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हीमोग्लोबिन से संयुक्त कर रक्त में एक विषैला पदार्थ बनाती है? ठीक है, 30। तो याद रखिए कौन सा है भाई, अभी जस्ट मैंने बताया, आप घुमा फिरा के वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हीमोग्लोबिन से ये संयुक्त हो जाते हैं और
रक्त में एक विषैला पदार्थ का निर्माण करते हैं और रक्त प्रवाह को कमजोर बनाते हैं, ब्लड फ्लो को कमजोर बना देते हैं, वो कहा है कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 31, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण है? ठीक है, ऑप्शन ए प्लास्टिक, ऑप्शन बी पॉलीथीन, ऑप्शन सी पारा और डी रबड़। तो आप जानते हैं रबड़ हम पढ़े हैं, ठीक है, अगर आप पढ़े नहीं होंगे केमिस्ट्री में तो देख सकते हैं, रबड़ हम पढ़े हैं, जैव निम्नीकरण कहलाता है, तो ये याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रदूषकों में कौन सा जैव विघटित प्रदूषक है? ठीक है, जो इससे क्या हो जाते हैं, ये ऐसे देखिए, एक होता है जैव विघटित गैस और एक होता है जैव अविघटित गैस। ठीक है, तो कुछ समय के लिए तो प्रदूषण फैलाते हैं, कुछ समय के लिए प्रदूषण तो फैलाते हैं। जैव विघटित का कहने का मतलब है कि कुछ समय के लिए प्रदूषण तो फैलाते हैं, लेकिन वायुमंडल के विभिन्न कारकों द्वारा, जैसे सूक्ष्म जीवों के कारण, तापमान के कारण, आर्द्रता के कारण, ठीक है, आदि के कारण, ठीक है, ये क्या हो जाते हैं, विघटित हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो वो कौन सा है? ऑप्शन ए है पारा, वाहित मल, प्लास्टिक, एस्बेस्टस, इनमें से कौन है? वाहित मल, जो बहने वाली मल है, और या फिर जो सड़े गले जो सब्जी है, सड़े गले पदार्थ है, वो तो कुछ समय के लिए प्रदूषण फैलाते हैं, लेकिन वायुमंडलीय कारक जैसे कि मैंने बताया, तापमान हो गया, सूक्ष्म जीव हो गए, ऐसे के चलते ये विघटित हो जाता है, विघटित कर देते हैं। तो ये याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वायु प्रदूषक के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग फैलता है? मैं बहुत सारी चीजें यहाँ रोग वगैरह पढ़ाया था, इससे फैलने वाली बीमारी, इससे फैलने वाली रोग, ठीक है, जो कौन है भाई? तो इसका ऑप्शन है, आंसर है लीड, या जिसको कहते हैं सीसा। सीसा कैडमियम पारा सिलिका दिया है, इसका आंसर है क्या? ए, इसको हम कहते हैं लीड सीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक मनुष्य में रक्त दाब को बढ़ा देता है और दिल संबंधित रोग पैदा कर देता है? ये भी मैंने बताया था, पारा, सीसा, कैडमियम या तांबा, तो ये भी मैंने बताया था कैडमियम। आप जाके मेरी लेक्चर देख सकते हैं, क्लास देख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, वायु प्रदूषण संबंधित लोहे की खानों में काम करने वाले मजदूरों में लौह सकीतमय रोग होने का कारण है सीसा, पारा, कैडमियम या सिलिका। तो इसका आंसर क्या है भाई? 35 का आंसर है सिलिका। सिलिका के कारण जो है मजदूरों में ये बीमारी देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण मुख्यतः हुआ है वनों की अग्नि से, ठीक है, 36 बोल है, जीवों के श्वसन से, सूक्ष्म जीवों की क्रियाओं से, कारखानों के धुएं से। तो याद रखिए कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण जो है मुख्यतः हुआ है वो जीवों के श्वसन से हुआ है, ठीक है। हमारे द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है, मानव द्वारा, जीवों के द्वारा, ठीक है, और ऑक्सीजन ली जाती है। तो ये अब जानते हैं श्वसन की क्रिया के द्वारा ऐसी होता है। ताजमहल को क्षति पहुंच रही है, ठीक है, यमुना में बाढ़ से, अधिक ताप पर संगमरमर के अपघटन से, मथुरा तेल शोधशाला से निकले वाली वायु प्रदूषक से, या इनमें से कोई भी नहीं। तो याद रखिए मथुरा तेल शोधशाला से निकलने वाले प्रदूषक से ताजमहल को क्षति पहुंच रही। आप जानते थोड़ा उसके जो कलर डल हो जा रहे हैं, ठीक है, थोड़ा ताजमहल घिसा टाइप लग रहा है, इस प्रकार से देखते हैं। तो ये किसके कारण से? इसी कारण आपको देखने को मिलता है। 38 क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा जाता है कि ताजमहल मार्बल कैंसर से ग्रस्त है। यह मार्बल कैंसर क्या है? ऑप्शन ए निकट औद्योगिक से ताजमहल में हुआ जो धुआं भरता है उसके कारण से, ठीक है, ताजमहल में मार्बल में बड़ी संख्या में कवक लगना, अम्लीय वर्षा जो मार्बल को क्षरण करते हैं, कजलों के कारण मार्बल को पीला कर दे। तो याद रखिए जो अम्लीय वर्षा होती है
जैसे कि मैंने बताया अम्लीय वर्षा किसके कारण से होती है और ये क्या होता है अम्लीय वर्षा, अम्ल वर्षा। तो फैक्ट्री से निकलने वाली जो धुआं है, खासकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, जब बादलों पर जाती, बादल, ठीक है, ये धुआं बादलों पर रहता है और जब वर्षा होती है बूंदे के रूप में, तो ये पानी से H2O से जल से क्रिया करता है। क्रिया करने के बाद ये बूंदों के रूप में जब धरती पर गिरती हैं तो ये क्षति पहुंचाती है विभिन्न स्थानों को। जैसे जैसे ये आपके ताजमहल जैसे बड़े बड़े जो मीनार हो गए, ठीक है, जैसे आपकी मिट्टी को प्रदूषित कर देते हैं, वो मिट्टी अम्लीय हो जाती है, ठीक है। इससे बहुत सारे रोग भी मनुष्य पर पड़ता है, तो बहुत सारे रोग भी हो जाएंगे। तो इस प्रकार से बहुत सारा क्या है जो इसका डिसएडवांटेज है, इसका क्या है, ठीक है, ये प्रभाव डालते हैं अन्य अलग अलग चीज़ों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ओजोन स्तर ऑप्शन ए पराबैंगनी किरणों के प्रवेश को कम करता है, ऑप्शन बी ऑक्सीजन की मात्रा को नियंत्रित करता है, ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है, या डी वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। तो आप हमेशा जानते हैं और हमेशा मैं बता चुका हूँ, लगातार बताया हूँ कि ओजोन परत जो O3 है वो पराबैंगनिक किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें, सूर्य के प्रकाश से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट किरणें उसको रोकती हैं, धरती पर आने से रोकती है और हमें कैंसर, मोतियाबिंद जैसे बीमारी को बचाती है, ठीक है। तो ये इसका क्या है, ठीक है, ओजोन परत में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनीमाता महामारी जिसके कारण 1965 में जापान में अनेक लोग मरे थे, पानी में इनके प्रदूषण के कारण हुई है। ऑप्शन ए सीसा, बी पारद, सी फ्लोराइड, डी DDT। तो इसका सबसे कारण क्या है, पारद, ठीक है, पारद से मिनीमाता रोग देखने को मिला है। चलिए, तो ये 40 क्वेश्चन हो गए, 10 क्वेश्चन और बचा है, ठीक है। 50 क्वेश्चन का MCQ है और 50 क्वेश्चन के MCQ में 10 क्वेश्चन और बाकी है, तो उसको हम कर लेते हैं, फिर आज की क्लास यहीं पर ख़त्म हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पराध्वनिक जेट प्रदूषण पैदा करता है पतला करके, किसको पतला करता है? पराध्वनि जेट प्रदूषण पतला करता है किसको? O3 परत को, O2 परत को, सल्फर डाइऑक्साइड की परत को, कार्बन डाइऑक्साइड। अरे परत भाई किसका होता है? ओजोन का परत होता है और इसी परत को वो कमजोर बना देता है, पतला कर रहा है, ये आप जानते हैं। फ्लाई ऐश वातावरण प्रदूषण है जो इसके द्वारा उत्पन्न होता है। फ्लाई ऐश एक प्रकार का प्रदूषक है जो वातावरण में किसके द्वारा फैलता है भाई? ऑप्शन ए थर्मल पावर प्लांट, बी आटा मिल, सी उर्वरक संयंत्र, या फिर डी सीमेंट उद्योग। तो याद रखिए थर्मल पावर प्लांट से फ्लाई ऐश उत्पन्न होता है, इससे वायुमंडल प्रदूषित होती है। 42 के बाद 43 क्या पूछा गया है? निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरण प्रदूषक है? ठीक है, जैव निम्नीकरण प्रदूषक कौन सा है भाई? ठीक है, तो ऑप्शन ए वाहित मल, बी भारी धातु, सी रंजक बहिस्राव, डी विरंजक बहिस्राव। तो इसका आंसर है वहित मल। वाहित मल क्या है? निम्न जैव निम्नीकरण प्रदूषक है। ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं? अपघटित कर सकते हैं। पैन पेरोक्साइडिक नाइट्रेट क्या है? एक प्रकार का एसिटिक कार्ड है, ठीक है, एक प्रकार का पादप हार्मोन्स है, एक प्रकार का गौण प्रदूषक है, एक प्रकार का विटामिन है। याद रखिए एक प्रकार का क्या है? गौण प्रदूषक है पैन। ठीक है, क्या है? प्रदूषक है जो प्रदूषण फैलाते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, उसी प्रकार ये भी क्या है? प्रदूषक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाले पदार्थ है। ठीक है, धुआं ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड। से खराब जो है प्रदूषण कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषित करता है, फैलता है। ठीक है, ये चीज़ें बार बार हम देख रहे हैं, ऐसी ऑप्शन बहुत सारे आ रहे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन 46, इसके द्वारा जल के प्रदूषण को साफ करने में बायोफिल्टर के रूप में पाइला ग्लोबोसा प्रयुक्त होता है। शैवाली पुंज, पुष्प पुंज, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी पारा, ऑप्शन सी आर्सेनिक, ऑप्शन डी कैडमियम। तो इसका सही आंसर क्या है? कैडमियम। अब 4 क्वेश्चन बच गए हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। वायु प्रदूषण के कारण लोगों में फुफ्फुस कैंसर से अधिक मरने वाले रोग हैं, ठीक है, मतलब फेफड़े, फुफ्फुस कहने का मतलब फेफड़े, ठीक है, फेफड़े से संबंधित। तो वायु प्रदूषण से फेफड़े से संबंधित कौन सी है? ऑप्शन आसन है हृदयघात, दीर्घकालीन श्वसन शोध, दमा, वातस्फीति, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? वातस्फीति। तो ये याद रखिए। 47 हो गया। 48 नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ये सभी। तो जल कीटनाशक दवाई अगर उर्वरक के लिए हम डालते हैं तो उसके लिए सभी होते हैं भाई, ठीक है। मिट्टी में तो मिट्टी में मिट्टी जो है पानी में घुला है तो वो भी पानी और वातावरण में फैलता है, तो वायु प्रदूषण, सभी प्रदूषण देखने को मिलता है। खासकर तो खैर मिट्टी प्रदूषण होता है, लेकिन सभी प्रदूषण यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको। चलिए नंबर क्वेश्चन 49 क्या पूछा है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कार्य करती है? ऑप्शन ए नासा, ऑप्शन बी यूएनओ, ऑप्शन सी ग्रीन पीस, ऑप्शन डी चिपको। तो इसका आंसर है ग्रीन पीस, ठीक है। चिपको एक प्रकार का आंदोलन आप जानते हैं पर्यावरण से संबंधित, ठीक है, जो उत्तराखंड में हुआ था चिपको आंदोलन, वो आप जानते हैं। इसको जब आएंगे तो हम बताएंगे अलग से बाद में, ठीक है। बहुदेवगुणा का नाम सुने होंगे आपने, ठीक है, वो भी आप बाद में सुनेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 50 क्वेश्चन और क्या पूछा गया है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलान करिए। सूची 1 में एक तरफ उस धातु के, उस गैसों के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ उससे संबंधित बीमारी दी गई है। उस सूची 1 और सूची को मिलाना है और आपको बताना है कौन सी धातु से या कौन सी गैसें से कौन सी बीमारी होती है। ऑप्शन ए है, ठीक है, ए का ए, बी का, देखिए सब देख लीजिए इस प्रकार से, ठीक है। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। फिर ऑप्शन बी है ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4। ऑप्शन सी है ए का 3, बी का 2, सी का 4, डी का 1। ऑप्शन डी है ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4, ठीक है। चलिए तो इसका सही आंसर मैं दे देता हूं, इसका सही आंसर है डी, ए का 2 कहने का मतलब एस्बेस्टस धूल जो है उदर को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। बी का 3 कहने का मतलब है जो शीशा है वो फेफड़ों से संबंधित बीमारी है को फैलाता है। सी का 1 पारा मस्तिष्क रोग संबंधित बीमारी होता है इनसे। और डी कहने का मतलब है डी का 4 कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त धाराएं, कहने का मतलब है कार्बन ऑक्साइड हीमोग्लोबिन में जाता है, घुलता है और रक्त प्रवाह को कमजोर करता है, ये हमने बात की थी, ठीक है। तो ये चीज़ें आप याद रखिए। तो इस प्रकार की बातें हैं। 50 क्वेश्चन का ये एमसीक्यूज था। 50 मिनट में 50 क्वेश्चन का एमसीक्यू आपका हो जाता है ख़त्म, ठीक है। 50 मिनट में 50 क्वेश्चन का एमसीक्यू क्या हो जाता है भाई, आपका दिन हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। चलिए इसी के साथ हम अलविदा चाहेंगे, इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करेंगे। तो लगातार हम क्लासेस पढ़ रहे हैं, लगातार हम एमसीक्यूज देख रहे हैं। उससे संबंध में आज था पॉल्यूशन से संबंधित, ठीक है। आज था आपके इन्वायरमेंट पॉल्यूशन से संबंधित क्या है एमसीक्यूज था, जो कि हो जाता है आपका समाप्त हो जाता है, ख़त्म, ठीक है। तो चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो भी होंगी बातें और जो भी पढ़ेंगे। अभी बाकी है आपका क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। इसके बाद हम देखेंगे जलवायु परिवर्तन क्या है, वो उसमें हम बहुत सारी बातें करेंगे। जलवायु परिवर्तन में जलवायु क्या है, जलवायु परिवर्तन क्या है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, वैश्विक ताप क्या है, ओजोन परत क्या है, उसमें छिद्र किस प्रकार से हो रही,
ठीक है। इससे करने की जो है मॉनिटरियल प्रोटोकॉल क्या है, जो परत के लिए जो है एक प्रोटोकॉल हुआ था, मॉनिटरिंग प्रोटोकॉल जिसको कहा जाता है, ठीक है। उसको क्षरण के बचाने के लिए सेप्सी गैसेस को किसी प्रकार से कम किया जा सकता है, वो अगर हम पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे तो बातें हम करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब आगे की बातें करेंगे। धन्यवाद क्लास, धन्यवाद।